Hello friends. We'll be discussing another case. This case I shared with HHF platform when Dr. Milind Rao's birthday celebration was going on. Actually, the credit of making this video goes to Dr. Bhavin, because just after the lecture is over, he just sent me a message in WhatsApp that, sir, actually the discussion of the remedy should be a bit expansive so that we can understand in a better way. So I thought of exploring this remedy, because this was just I prescribed few years back. So immediately I thought I should study about the medicine and discuss with you, because in HHF platform there are few people who listen to me. This video will be shared by so many people and they can take the advantage of understanding the remedy and applying it in their clinic. So the case is a case of डिप्रेशन. ऐसा हुआ, एक मेरे बहुत पुराने पेशेंट है, वो मेरे को एक दिन फ़ोन किया उन्होंने कि भैया एक मेरा दोस्त है जो कि हमारे एरिया का वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड रियल इस्टेट बिल्डर है, तो उनको अचानक ही वेंट इनटू डिप्रेशन फॉर 2-4 महीना हो गया और काफ़ी दवाई लिया उन्होंने पर आराम नहीं हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि धीरे धीरे उनकी डिप्रेशन बढ़ते गया और साथ साथ में खाना वाना भी कम हो गया और ऑफिस आना बंद कर दिया, घर में भी वो बात करना बंद कर दिया. तो क्योंकि ये हैड बीन, इनके जो दोस्त थे मेरे से काफ़ी दिनों से दवाई ले रहे थे, तो उन्होंने बोला यार आप थोड़ा देख लो, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी क्लोज, क्योंकि लास्ट 10-12 साल से दवाई ले रहे हैं. तो मैंने सोचा, जनरली क्या होता है कि डिप्रेशन के केसेस में पेशेंट्स सिम्टम्स बहुत कम देते हैं, क्योंकि दे डोंट टॉक मच. तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन से बाहर से मिल जाए उतना बढ़िया है. और डिप्रेशन के केसेस में कभी कभी घर वाले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मोड में जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से घर का ही आसपास का इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से घर वाले, मतलब पेशेंट जो है डिप्रेशन में जाता है और घर वाले शेयर करना नहीं चाहते. तो मैंने उनके दोस्त को पूछा कि आप तो उसके बारे में, अरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो बोलते बहुत बढ़िया इंसान यार, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कि एक ऐसा हमारे जो बेसिकली हमारे ग्रुप जो रियल इस्टेट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, तो बड़े बड़े जनरली हम लोगों का वही पार्टीज बहुत चलता है. कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ी बहुत, तो आपको पता है कि उल्टा सीधा काम करते हैं हम लोग. पर ये अकेला मैंने इस इंसान को देखा है कि ये कभी भी ही नेवर टचेस लिकर, और कोई भी काम गलत तरीके से उसने आज तक नहीं करा. चाहे अपना लॉस हो, लेकिन अगर टाइम पे देना है लोगों को फ्लैट से, तो ये ज़रूर देगा, चाहे कहीं से लोन में ले, कैसे भी करे. और मतलब इसके अंदर जैसे जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है. इसलिए स्ट्रेंथ है, ये नहीं कि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा, मतलब पावर ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, ये बहुत मोटा, ऐसे नहीं है. मतलब मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है. ये कभी भी किसी चीज़ से, मतलब आप ये लगा लीजिए, आज तक झुका नहीं है. हमारे यहाँ जितनी भी परेशानी हुई, देखिए अभी हम लोगों के यहाँ हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होते हैं, ऑफिसर्स चेंज होते हैं, पुलिस चेंज होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज चेंज होते हैं, पर ये कभी किसी से घबराता नहीं है. हम लोग डरते हैं क्योंकि हम लोग को उल्टा सीधा काम करते हैं, ये नहीं डरता है. और एक रेस्पेक्ट है, मतलब जो भी हमारे यहाँ के जो MPs हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स है, इसको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये बंदा गलत नहीं करता है, सबके साथ सब मिल के चलता है. मतलब आप भी लगा लीजिए लास्ट 8-10 साल से ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है. अभी तो ये जब से हुआ है ये ऑफिस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है. तो मतलब इतना अच्छा आदमी है. और जो सबसे बड़ा इसके साथ वो था जो बेसिक उसके पास जो
ताकत था उसके भाई हैं, चार भाई है, सॉरी, दे आर टू 4 ब्रदर्स, साथ में चलते हैं हमेशा। अब ये बड़ा भाई है, थोड़ा सा ये उम्र से बड़ा है, उसके जो भाई है 10 साल सब छोटे हैं इससे, पर ये इसकी बात कोई टालता नहीं। और ये भी उनको पूरा जैसे अपने बच्चे से रखता है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई, और इसके बच्चे नहीं, इसके एक्चुअली ये शादी नहीं किया, क्योंकि क्या है, ये जब मार्केट में आया था पहले एक छोटा एजेंट, मतलब जैसे छोटा सुपरवाइजर बन के आया था, लेकिन स्लोली स्लोली ये ग्रो किया। इसके फादर मदर जल्दी मर गए थे, तो ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा घर का लिया। पर हमने इसके घर के बारे में कभी जानते नहीं थे। जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, मतलब जब ये बिल्डिंग में बनाने में आया, तब जाके हमें इसको, नहीं तो ये किसी को नहीं पता था। ही डजंट शेयर, मतलब ऐसे नहीं कि घर के बारे में सबको बताएगा कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। सबको कुछ मतलब आराम से रहता था और मस्त होकर रहता था, खुश रहता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, सबके साथ अच्छा है उसका। और मतलब सब पूरे के पूरे हमारी जो बिल्डर से सब जानते हैं, भैया इनकी कंपनी जो है नंबर 1 है, इनको कोई हिला नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, पर ये सबके साथ जाके मिल जाता है। अरे भाई क्या करना है, साथ में रहो, साथ चलो, तुम्हें क्या चाहिए तुम लो ये। तो इसलिए सब उसको रेस्पेक्ट देते हैं। इज़ वेरी ऑनेस्ट। ये इसका जो मतलब था, उसने उसे बताया और मेरे को रिक्वेस्ट किया, भाई थोड़ा टाइम अच्छे से दो आप इसको, क्योंकि मेरा इसके साथ बहुत अच्छी रिलेशन है। तो मैंने बोला नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। अब उसके जो भाई, 2 भाई उसको लेके आए साथ में, तो बैठे हैं, तो पक्का ऐसे नीचे बैठ कर ऐसे, तो मतलब जैसे एक वैकेंट लुक है पेशेंट का। तो मस्ट बी अराउंड 50+, 55 ऐसे कुछ आसपास एज होगा। मैंने पूछा, भाई हम, आप बताइए आपका नाम क्या है? तो ही डिडंट रिप्लाई। तो मेरे को ऐसे देखा और फिर वो कुछ नहीं किया उसने, जस्ट ऐसे। तो मैंने, उसने भाई ने बोला, सर ये बात नहीं करते हैं आजकल, तो काफ़ी दिन से हो गया ये बात ही नहीं करते हैं, अभी 2-3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं बात, थोड़ी बहुत बात करते थे, अभी नहीं बात करते हैं। तो फिर मैं बोला, अच्छा आप ही बताइए कि क्या क्या उसको परेशानी होती है। बोले अब धीरे धीरे, मतलब थोड़े दिन पहले ये शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया। अब हमने जाके साइकियाट्रिस्ट को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को रेफर किया, तो उन्होंने दवाई दिया, पर स्लोली स्लोली दवाई खाने से भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो जो थोड़ी बहुत बात करते वो भी बंद करा था, जो थोड़ी बहुत बाहर जाते थे वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अब कम्प्लीटली उन्होंने बाहर जाना ही बंद कर दिया। अब जैसे बच्चे हैं, हम तीनों भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जैसे इनके कमरे में जाते हैं, पहले ये थोड़ा सा खेलते थे, अब वो खेलना भी बंद कर दिया उन्होंने। और कभी कभार थोड़ा बहुत मूड होता है तो इंटरेक्ट कर लेते हैं, पर कभी अच्छे से खेलते नहीं हैं, कितना भी बोल दो खेलते हैं। और हम लोग उनको कितना भी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप क्या हो गया बताओ, मन में क्या बात चल रही है, कुछ नहीं बोलते हैं, बस शांत रहते, नहीं कुछ नहीं ऐसे बोलते हैं। तो मैंने बोला, भाई और थोड़ा बताइए उनके बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, हम 4 भाई हैं और ये सबसे बड़े हैं। माता पिता हमारे बहुत छोटे में, जब हम लोग बहुत छोटे थे और हमारे गैप बहुत है भैया, 10 साल के आसपास, तो इनकी डेथ हो गया। तो ये एक सुपरवाइज़र थे बिल्डर के पास, और स्लोली स्लोली ये आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे प्लॉट्स लिए, काम किए। अब वो मतलब ये बहुत पहले की बात है, तो आप पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्होंने पूरी हमारी केयर लिया, उन्होंने शादी नहीं करी अभी तक, और उसके बाद हमें पढ़ाया और हमें शादी भी करवाया, और बिजनेस हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी सबसे ज़्यादा जो परेशानी, जो इनकी जो परेशानी हुई है, वो हुआ ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है 3-4 साल का, उससे धीरे धीरे स्लोली उस टाइम से ज़्यादा इनकी परेशानी हुआ, और मतलब परेशानी बढ़ी इनकी। तो मैंने बोला, इससे क्या हुआ? बोले सर ऐसा है कि डिमोनेटाइजेशन में क्या, हमारे पास बहुत सारे कैश था, तो क्योंकि हमारी बिजनेस ऐसा है, हमारी
तो उसमें आपको कैश रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स है। पर अचानक द रूल वाज चेंज्ड, तो ऐसा हुआ कि जो उस पैसे को हम लोगों को मैनेज करना होता है, कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, जितने हमारे जो थोड़ा कजिन्स है, रिलेटिव्स है, उनमें से थोड़ा सा शेयर कर दिया कि वो अपना स्टाफ के साथ, लोगों के साथ एडजस्ट कर लें। पर फिर भी वी लेफ्ट विथ लॉट ऑफ कैश इन हैंड। तो हम लोगों ने क्या करें कि हमारी जो तीनों वाइफ्स है, उनकी जो पेरेंट्स है, वो दे आर ऑल एक्चुअली इन बिजनेस, so and with very good business. They have a lot of staffs in their companies, factories, restaurants. तो हमने सोचा कि वो कहीं ना कहीं स्टाफ के साथ मैनेज कर, तो जो मेजर चंक है हमने उनको दे दिया। तो कि भाई भैया को पूछा, भैया बोले ठीक है भाई पैसे एडजस्ट कर लो, पर ये कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा उनको बोलिए हमें दे दें। तो ये हमने मेजर जो पैसे हमने उनको दे दिया। तो अब ये सब दे दिया हमने, तो ठीक है। अभी उसको डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 1 साल तक तो ये सब चलता रहा, ये ठीक ठाक रहा। 1 साल के बाद फिर धीरे धीरे मतलब गाड़ी पटरी में आया, एंड वी स्टार्टेड अगेन टेकिंग प्रोजेक्ट्स। तो भैया का ऐसा होता था कि उनका जो तरीका होता था कि ये होता था कि भाई काम जो है ना वो परफेक्ट काम होता था, कि कभी भी ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करे। और ये हर चीज़ में ऐसा है, लोगों के साथ बिहेवियर भी उनका ऐसा होता था, मतलब इतनी परफेक्ट होता था कि भाई इवन जो गुंडे लोग हैं तो भी इनको डरते थे, क्योंकि पता ये गलत काम करेगा नहीं। तो एवरीबडी हैज़ ए गुड रिलेशनशिप है। तो जब ये नया शुरू किया तो सब लोगों ने बोला अरे अभी आप जब शुरू करोगे, अभी नया आपको इतने पैसे, बोले नहीं पैसे वैसे मैनेज हो जाएगा, कोई चीज़ चिंता नहीं है। और हम लोगों का ऐसा नेचर है कि हम इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी भी जैसे मतलब कभी भी भैया के साथ हमेशा देते थे हम। इन्होंने ऐसे कोई बात, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप थे वो, कि बचपन हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स गुजर गए थे, एंड दिस पर्सन डिडंट मैरी बिकॉज ऑफ अस। हमें केयर लेना था, हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और ध्यान देना है भाई ये ठीक मतलब कंपनी में जाए, सब कुछ ख्याल रखते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि भाई हमारे, तो हमें पता है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अपने माँ बाप से बड़े थे। तो पर यह, और हमारी ऐसे क्या उसको बोलते हैं कि जो ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं कि आज तक उन्होंने कि नहीं किया। मेरा छोटा भाई है, अभी 1-1.5 साल पहले उसने जिद किया कि भाई मेरे को बिटल का स्पोर्ट्स कार चाहिए, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो पर भैया ने बोला कोई बात नहीं है बेटा, इसको इच्छा है तो है, उसको करने तो कोई बात नहीं, हमारे पास है पैसा। नहीं होता तो हम पहले बहुत टू व्हीलर में जाते थे, अभी तो है हमारे पास पैसे। तो उनको मतलब उसकी भी इच्छा पूरा कर दिया उन्होंने। मतलब इतना क्या उसको बोलते हैं कि हमारे सपोर्टिव थे। तो जैसे हमने फिर दोबारा से, मतलब हम लोगों का अब ये होता था कि हम 4 भाई होते थे। हमारी कंपनी जो है ना, मतलब जो स्ट्रेंथ था हमारे कंपनी का कि भैया इतनी ये लोगों को कोई हिला नहीं सकता है। और तो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जेलसी भी होते थे, पर भैया के बिहेवियर इतना अच्छा था कि कोई जेलसी आगे बढ़ने नहीं देते थे। सबके साथ भैया तेरे को क्या चाहिए ले। तो सब बिल्डर भी इनको बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। कोई भी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स घर में आते थे, ये भी जाते थे, तो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ऐसे नहीं कोई दबंगई है, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, किसी के साथ नहीं है। जबकि हमारे लाइन में काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी भी नहीं होता है। कभी कोई कंप्लेन किया, ठीक है भाई तुम फ्लैट चेंज कर लो, दूसरी जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई मिनिस्टर को ना बाय करना, ना गरीब आदमी को ही परेशान करना, क्योंकि उसको पता है कि गरीबी क्या होता है, उन्होंने देखा है। तो ये सब चीज़ मतलब चलता रहा। लेकिन जब हम लोगों ने फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गुड़गांव में, कि एक मेगा सिटी का प्रोजेक्ट लिया, क्योंकि हम सोचा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि उस टाइम डिमोनेटाइजेशन के बाद काम वगैरह कम हो गया था सबका। हमने सोचा दोबारा से शुरू करते हैं। तो जब शुरू किया तो इनिशियली आपको पता होता है हर जगह सब चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है, मतलब यू हैव टू पे मनी, कैश सबको देना होता है, नहीं तो काम होता नहीं। शुरू करने के टाइम इनिशियली यू नीड लॉट ऑफ मनी। तो हमने पैसे वहाँ कजिन्स को जो दिया था वो थोड़ी मोड़ी अमाउंट तो था दिया। जो हमारे इन लॉज को दिए थे
अब उन्होंने थोड़ा आनाकानी किया पैसे देने में, क्योंकि मेजर जो हमारे कैश उनके पास था। अब वो जैसे मांगे, अब उन्होंने क्या किया इस बीच में, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने वो पैसे अपने बिजनेस में लगा दी, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कुछ काम में लगा दिया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कैश इन हैंड बहुत कम है। तो भैया ने हमें बोला, भाई बताओ आपकी जो सास ससुर को कि भाई पैसे चाहिए हमें। तो हम लोगों ने मना, तो बोला हमारे इन लॉज को। अब बोले यार इधर उधर लग गया, अब दे रहे हैं। तो इट टुक अराउंड 6 मंथ्स, प्रोजेक्ट हमारा डिले हो रहा है। अब ये चीज़ें भैया को बोले तो देखो आज तक हमारा कभी प्रोजेक्ट डिले हुआ नहीं, तो ये तो गलत बात है, आप थोड़ा सा उनको बोलो। अब हमने अपनी वाइफ को बोला कि भाई जाके प्रेशराइज करो। अब वो इन द मीन टाइम क्या हुआ, अब जब घर वाले वाइफ भी गए तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं, उनके पास पैसे तो है नहीं। अब वो जैसे हमने इंसिस्ट किया, वो हमारे अंदर भी जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया वाइफ और हस्बैंड में। अब ये काफ़ी दिन चलता रहा, 1-2 महीना चलता रहा। जब ये चलता रहा तो भैया बार बार बोलते क्या हो रहा है यार, जब हमारे से पैसे लिए तो देना चाहिए ना। तो ही इवन कॉल्ड देम, पर वो कहीं ना कहीं वो टालते रहे कि यार है नहीं। अब वो झगड़ा तो करते नहीं, कभी नहीं आज तक किए उन्होंने। अब ये चीज़ होता गया तो धीरे धीरे एक दिन देखा कि प्रोजेक्ट, फिर क्या हुआ, प्रोजेक्ट डिले होना शुरू हो गया, क्योंकि कैश इन हैंड है ही नहीं हमारे पास, जो था हमने खर्चा कर दिया। अब स्लोली भैया ना थोड़ा सा शांत होने लग गए। और जो बंदा इतना ही एक्टिव था, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता था ऐसे लग जाते थे ना जैसे मतलब 25 साल का नौजवान है। और अब वो उन्होंने देखा कि काम हो नहीं पा रहा है, 1 महीना 2 महीना कैश आ नहीं रहा है। और हमें अगर बोलते हैं तो हमें भी जोर से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी वाइफ हमें डांट देते थे और घर में लड़ाई हो जाता था। इवन ऐसा होता था कि वाइफ को, हमारी बीवियों को लगता था कि भाई ये आदमी बहुत इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसा होता था कि मतलब क्लेश होता। एंड ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि घर में किसी को गाली दें, कुछ बोलें या बच्चों को कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब वो शांत होते गए, बोलना बंद कर दिए। कभी कभार कुछ बोलते थे कि जो समझ में नहीं आता था, खुद पे खुद बात करते थे। अब जब क्या बात करते थे, अगर उनको पूछो चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अब हमें बड़ा ये चीज़, मतलब खाना नहीं खाते थे टाइम पे, रूम में भेज दिया, मन या खा लिया, टेबल पे नहीं आए, तो बड़ा बड़ा हमें दुख लगा। तो हमें तो तीनों भाई तो हम तो परेशान हो गए, क्योंकि हमारे तो जान थे वो, भाई हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हमने भाई जब बीवियों से लड़ाई करे, हमने बोला यार अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उनके कमरे गए कि भाई वी आर वेरी सॉरी, भाई भैया को बोले कि हाँ हमारी गलती क्या हो गया, हमसे क्यों बात करना, हम इनको छोड़ देते, खूब लड़ाई करते। हमने चुप रहो, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। अब ये जो चीज़ है, अब धीरे धीरे हमें भी लगा कि शायद, लेकिन ये स्लोली इन्होंने करीब लगा शांत होते गए। अब तो ये कमरे से बाहर आना छोड़ दिए। कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे जाके देते हैं, अरे ऐसा हो गया, तो कोई रिएक्शन नहीं। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत खेल लेते थे वो, जैसे संडेज को हो गया, जिस दिन ऑफिस बंद होता है। अब उन्होंने टोटल रिएक्ट करना बंद कर दिया। कभी कभार सबसे छोटू जो है उनकी गोद में बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी स्माइल कर देते हैं, बट वो मतलब आप लगा लो कि पूरा दिन भर में 2-5 सेकंड के लिए, पर वो फिर शांत हो जाते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि, मतलब जैसे होता था ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन दो, अरे उधर ऐसा हो गया, उस बिल्डर के साथ हो गया, जो जैसे ये इनको रिएक्ट, मतलब क्या हो गया, चलो चलते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी हमने 2-3 बिल्डर हमारे अरेस्ट हो गए, हमारे आसपास के कुछ पुलिस केस में, लेकिन इनको पूछा तो कोई रिएक्शन नहीं, पूरा शांत। तो मतलब ये जो मैं जब सुन रहा था, मैं सबसे छोटा भाई हो तो रोना शुरू कर दिया कि ये ऐसे नहीं थे, मैं क्या करूं, डॉक्टर साहब इनको हेल्प करो। कि मतलब हमारे तो जान थे, हमारे सब कुछ, हमें सब चीज़ों से बाहर निकाल लेते थे। अब तो ये बात ही करना बंद कर दिए। हम कितना भी इनको रिक्वेस्ट करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली, मतलब ही वॉज कॉन्ट्रेरी टू वॉट ही वॉज अर्लियर। मतलब पहले इतना स्ट्रेंथ में काम कर रहे थे और ये कम्प्लीटली लो हो गए। कोई बातचीत नहीं है, जस्ट क्लोजिंग हिमसेल्फ, चुपचाप बंद कर दिया उन्होंने।
कुछ नहीं, आप कभी भी उनको पूछो। अभी जैसे हम जाते हैं, अरे जैसे चलो प्लीज़, जैसे इनकी हमारे बच्चे लोग जाके खेलते हैं, बोलते कुछ नहीं मेरे को छोड़ दो आप, थोड़ी बहुत कभी इनके साथ 1-2 सेकंड के लिए बात कर लेते। नहीं, हम भी जब बात करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो, बस मैं नॉर्मल हूँ, आप चिंता मत करो। अब अभी मैं यहाँ तक केस सुन रहा था, केस, तो मैंने बोला ये जनरल टेम्परामेंट वगैरह कैसा है उनका? बोले आज तक हमने उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। अगर हम कितना भी बड़ा गलती कर लें, ये कभी भी हाँ अब अपनी टेम्पर नहीं लूज करते थे, कूल रहते थे, समझा देते थे, और ऐसे लगता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और कोई भी कितना भी ये मतलब मुश्किल का काम हो, ये बिना कुछ टेम्पर लूज किए उसके चीज़ को आराम से करने की कोशिश करते थे। अब ये केस है, केस थोड़ा लंबा है, पर है केस डिप्रेशन का, कि और हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन आप बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट इज नॉट टॉकिंग एट ऑल। तो मैं एक्चुअली जब ये केस देखा था, मेरे दिमाग में दो चीज़ रहा, कि एक मेरे को लगा इतनी परेशानी होने के बावजूद भी बार बार ये पेशेंट बोल रहे थे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और दूसरा चीज़ है कि मतलब एक दो स्टेट था, एक मतलब ये पेशेंट के जब मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था अब क्या हो गया, अब ये पूरी की पूरी सबड्यूड हो गया, कूल, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है। और एक टाइम था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में था, विगर में था, एनर्जी में था, तो एकदम से चेंज हुआ है। तो मैं उसको दो रूब्रिक लिया इसमें, एक डेलीरियम माइल्ड और एक वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक। ये दो रूब्रिक लेके, जैसे रूब्रिक में बताता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, और यू कैन व्हाट यू कैन टेल, बाद में भी रिपोर्ट में देख सकते हैं। अगर ये दो रूब्रिक लेंगे, हमारे पास एक ही दवाई आती है पायरोजेनियम, तो पायरोजेनियम 200 का एक डोज मैंने दिया, और मैंने फॉलो किया केस को, तो 2-3 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। इस बीच में हमने एक बार डोज रिपीट किया था, जब बीच में थोड़ी सी फिर वो इंडिफरेंट एटीट्यूड में चले गए थे, पर 3-4 महीने के अंदर पेशेंट का धीरे धीरे नॉर्मल शेप में आना शुरू किया। ऐसे नहीं कि उसके पैसे वापस आ गए, पर एटलीस्ट ये सोचा कि मैं काम करूं, मैं बात करूं, घर में नहीं बैठूं मैं, ये नहीं कि शांत किसी से टोटल इंडिफरेंट हो गए, कट ऑफ करके। तो ये धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया, और चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो सबसे बात किया, फिर लोगों से चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुआ, उनसे इन लॉज से बात किया, पैसे उसके आए, तो ये काफ़ी धीरे धीरे चीज़ें ठीक। तो मैं सोचा कि ये केस, क्योंकि इससे पहले 2007-8 में जब मिलिंद होता था, तो हम लोगों को अप्रैल सेमिनार में एक केस दिखाया था, तो उस केस में भी मैंने पायरोजेनियम दिया था। थोड़ा सिमिलर था, अलग टाइप का केस था, एक इलेक्ट्रिशियन का केस था या इंजीनियर का केस था। तो पर उस टाइम क्या होता था कि मैं रूब्रिक्स पे दे देता था दवाई, जो भी रूब्रिक्स मिलता था। तो रूब्रिक्स को एक्सप्लोर करने का जो वो क्या उसको बोलती, इतनी नॉलेज मेरे को नहीं था 2007-8-6 उस टाइम, क्योंकि मैं आई वॉज ए लर्नर दैट टाइम। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग जैसे आपस में धीरे धीरे बात करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकिंग द रूब्रिक्स टू मैटर मेडिका। तो थोड़ा सा हम इसको, जैसे पायरोजेनियम को हम पढ़ते थे पहले, अब ये पायरोजेनियम सुन के अब नोसोड के साथ जोड़ना नहीं। नोसोड्स मतलब दवाई दवाई होती है। हम लोगों को इस ग्रुपिज्म से बाहर आना चाहिए कि प्लांट्स ऐसे बिहेव करते हैं, मिनरल्स ऐसे बिहेव करते हैं, नोसोड्स ऐसे बिहेव करते हैं। नो, सब अपनी अपनी में एक सिमिलिमम है, एक इंडिविजुअल है, सो दे कैन बिहेव एनी वे। यानी कि सब नोसोड्स एक जैसे बिहेव करेंगे, गलत है, ऐसे सोचने में नहीं चाहिए। तो जैसे हम लोग देखेंगे, अगर ये पूरी रूब्रिक्स, इस रिपोर्टरी माइंड रूब्रिक्स बहुत कम है, मे बी अराउंड 70, और 70 रूब्रिक्स से इस दवाई को एक्सप्लोर करना है हमें। तो हम लोग जैसे पहले होता था, हम लोग जब नॉर्मल होम्योपैथ प्रैक्टिस करते थे माइंड में, हम तो आजकल थोड़ा वन वे ट्रैफिक में चलने लग गए कि ओनली माइंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि माइंड के थ्रू सीख जाएं, समझ जाएं केस।
लेकिन जब हम सब कुछ का तो ऐसा होता था, हम लोग देखते थे कि जो बुखार पुराने टाइम में लंबा चलता है और थोड़ा हाई में रहता है और रिलैप्स होता है, उसमें हम लोग, और नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती, जैसे बेलाडोना, यूपैट, चाइना रेस्टॉक्स, ये सब काम नहीं करता है, बैप्टिसिया, तो हम फिर उसमें पायरोजेनियम देते थे और काम कर जाता था। ये पहले होता था। तो अभी लेकिन क्या है, जैसे खाली बुखार में अगर होता, मैं एक्चुअली बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि बुखार, और अगर इस दवाई को अगर आप माइंड में ढूंढेंगे ना, तो इसमें सिर्फ 6 रूब्रिक है बुखार के। तो इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। क्योंकि जितनी हमारे मास्टर्स है, क्योंकि जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मास्टर्स को पढ़ते हैं पहले, कि जितनी अगर मास्टर्स को देखेंगे तो मास्टर्स में क्या लिखा है उन्होंने, कि ज़्यादातर ये सेप्टिक कंडीशन में काम करता है। मतलब ये रिकरिंग फीवर ऑफ सेप्टिक कंडीशंस एंड ड्यूरिंग पुरपेरियम, मतलब ये सेप्टिक, और ये बहुत ज़्यादा ये लिखा है कि ये अनडाउटेड क्यूरेटिव पावर ऑफ दिस रेमेडी इन सेप्सिस। जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें बहुत अच्छा लिखा था HCLN मेटरनिटी ऑफ नो सूट्स में, कि ही हैज रिटन स्पेसिफिकली फॉर सेप्टिसिमिया, पुरपेरियल और सर्जिकल, गैस इन्फेक्शन, टोमेन पॉइजनिंग, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, टाइफॉस, ये सब चीज़ के लिए व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू इम्प्रूव और परमानेंटली इम्प्रूव, देन पायरोजेनियम वर्क्स वंडरफुली। तो यहाँ के इस जगह पे एलन ने एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है, जो एक्चुअली रिपोर्टरी वालों ने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे रिपोर्टरी जो बनाए हैं, रूब्रिक्स जो बनाए हैं, उनको और एक्सप्लोर करना चाहिए। नॉट दैट दे गो इनटू द कंप्यूटर एंड सर्च एंड फाइंड आउट द वेयर एवर द वर्ड इज देयर एंड पुट इट इन द रूब्रिक्स। नो, कि मैटेरिया मेडिका की जान, मैटेरिया मेडिका में जान होती है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, इंक्रीज्ड ब्यूएंसी ऑफ स्पिरिट्स ऑल्दो ही फेल्ट वेरी इल। HCLN ने स्पेसिफिकली लिखा है इंक्रीज्ड ब्यूएंसी, अब ब्यूएंसी ऑफ स्पिरिट्स ऑल्दो ही फेल्ट वेरी इल। ये HCLN ने स्पेसिफिकली लिखा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। गुणवंत ने लिखा है कि क्रॉनिक कम्प्लेक्स डेटिंग बैक अगेन टू सेप्टिक कंडीशंस, पल्स इज क्विक आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर और वाइस वर्सा, एंड सेप्टिक हेमरेजेस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स इज क्विक आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर और वाइस वर्सा, हम देखेंगे इसको। एंड केंट ने बहुत लिखा है, व्हेन द पल्स इज एक्सट्रीमली हाई, ये गुणवंत थोड़ा और क्लियर किया उन्होंने, when the pulse is extremely high and the temperature correspondingly not high, pulse is high but temperature is not high, this remedy will be useful. On the other hand, when the pulse and temperature are out of rhythm, either way this remedy should be considered if the case is of septic origin. मतलब आप पल्स और टेम्परेचर में आप देखिए, थोड़ा सा एक ज़्यादा है तो एक कम है, पल्स ज़्यादा है टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो ये इन्होंने लिखा है, केंट ने लिखा, टायलर बहुत अच्छा लिखा है, इट इज़ अनदर ग्रेट फीवर रेमेडी बट नॉट द रेमेडी ऑफ सिंपल फीवर्स लाइक एकोनाइट, बट द रेमेडी ऑफ सेप्टिक फीवर्स, टाइफॉइड फीवर्स। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ लिख दिया जो थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, पायरोजेन इज ए वियर्ड मेडिसिन। अब वियर्ड समझना पड़ेगा, वियर्ड इन ऑरिजिन, वियर्ड इन सिम्टम्स, एंड इट बिलोंग्स टू होम्योपैथी अलोन। टायलर ने डॉक्टर सर्विनो के बारे में लिखा। सर्विनो जो उस टाइम बहुत काम करते, ही इज ऑफ टेक्सास, ही डॉक्टर सर्विनो ऑफ टेक्सास इन 1893 रोट, द पेशेंट में फील एज इफ ए ट्रेन ऑफ कार्स हैड रन ओवर हिम। जैसे कारों की, जैसे क्या उसको काफिला, ट्रेन ऑफ कार्स, कारों की काफिला जो होता है ना, जैसे कॉन्वॉय, तो इनके ऊपर चढ़ गए, रन ओवर हिम, बहुत एक्सट्रीम रेस्टलेस, बेटर व्हेन फर्स्ट बिगिनिंग टू मूव, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, better when first beginning to move. This is a great difference between Rustox and Pyrogynium. Rustox is worse when beginning to move, but better after continued motion. ये सब जानते हैं हम।
as the थोड़ा सा समझ रस्टक्स इज worse when beginning to move but better after continued motion, as the relief from movement in peritoneum only lasts for few moments, the patient has to keep on moving. peritoneum में उसको चलते रहना पड़ेगा क्योंकि जो रिलीफ मिलता है वो बस थोड़े देर के लिए मिलता है. अब इसीलिए इसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, हेंस इट्स फ्राइटफुल रेस्टलेसनेस. peritoneum में रेस्टलेसनेस बेटर सिटिंग अप इन ए चेयर एंड रॉकिंग हार्ड. इसमें रॉकिंग हार्ड है उसमें पायरोजेनियम में. पायरोजेनियम हैज ओनली मोमेंटरी रिलीफ फ्रॉम मूविंग बट मस्ट मूव फॉर दैट रिलीफ. उसको मूवमेंट करते रहना पड़ेगा. उसमें ब्रैकेट में लिखा है, वन थिंक्स ऑफ पायरोजेन एज द ड्रीम ऑफ साइंटिस्ट, परपेचुअल मोशन. जैसे होता है ना, जैसे साइंटिस्ट हमेशा आप देखेंगे उनकी कहीं ना कहीं मोशन चलता रहेगा, शांत नहीं बैठ सकते, वैसे पायरोजेनियम उसका कुछ ना कुछ ऐसे लगता हो कि कुछ करते रहना पड़ेगा तभी वो चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है. तो सर्विनो ने और भी ऐड किया है पायरोजेनियम के बारे में. ग्रांड नोसोड, इट इज ए ग्रांड नोसोड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स टू हैनिमन एंड टू होम्योपैथी, as it comes with a very wide range of action and fills a place of its own that no other can fill. अभी जैसे अगर हम ये सर्बिनो, टाइलर, केंट, एलन, थोड़ा थोड़ा हम इसको पढ़े, इनको इस सब चीज़ को मिला के कुछ एक इंफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं. अगर देखेंगे जितनी मास्टर्स है, ये 3 वर्ड बहुत यूज किया पायरोजेनियम में, सेप्टिक, सेप्टिसेमिया एंड सेप्सिस. अगर ये 3 चीज देखेंगे, ये तीनों वर्ड जो है बहुत ज्यादा पायरोजेनियम में यूज हुआ है. तो हमें 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अगर मेडिकल लिटरेचर को देखेंगे तो सेप्टिसेमिया क्या होता है? इट इज ए पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन caused by the body's response to an infection. The body normally releases chemicals into the bloodstream to fight an infection. ये septicemia. Sepsis occurs, उसके बाद sepsis पढ़ते हैं. Sepsis occurs when the body's response to these chemicals is out of balance, triggering changes that can damage multiple organ system. If sepsis progresses to septic shock, the BP drops dramatically and this may lead to death. So there is a difference between septicemia, sepsis and septic condition. This means अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज करें, generally the body responds to an infection and जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है एंड ट्राइज टू फाइट इट सो दैट इट बिकम्स हेल्दी. क्योंकि वही इन्फेक्शन को कोशिश करता शरीर इसको फाइट करे ताकि वो ठीक रहे. दैट इज सेप्टिसेमिया. बट इफ ड्यू टू सम रीजन इट डजंट रेस्पॉन्ड, देन इट डैमेजेस इट्स ओन हेल्थ. अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो ये अपनी शरीर को खराब करता है. दैट इज सेप्सिस. द होल जर्नी ऑफ पायरोजेनियम लाइज इन दिस 2 sentences, सेप्टिसेमिया एंड सेप्सिस. अभी इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. अगर मैं आपको बता रहा था कि पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे पायरोजेनियम का जो माइंड सेक्शन में, अगर फीवर के सब रूब्रिक में जाएंगे तो हमारे पास जो रूब्रिक है डेल्यूजन, सीइंग डबल, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है फीवर का, आप देख लीजिए. डेल्यूजन, सीइंग डबल, फीवर वुडंट रन अलाइक इन बोथ. दिस सिंगल रेमेडी रूब्रिक. डेल्यूजन, सीइंग डबल, 2 चीज दिखता है. फीवर वुडंट रन अलाइक इन बोथ, दोनों में एक जैसे बुखार नहीं चलता है. लुक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग दिस अनदर रूब्रिक. रेस्टलेसनेस फीवर इज. स्पीच हेस्टी ड्यूरिंग फीवर. थिंकिंग फास्टर देन बिफोर ड्यूरिंग फीवर. थॉट्स रैपिड फीवर ड्यूरिंग. मतलब अगर आप देखेंगे फीवर की जो 5 रूब्रिक है, एक लुक्वासिटी बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस फीवरिस, नॉट फीवर ड्यूरिंग, फीवरिस, एंड स्पीच फीवर के साथ साथ हेस्टी, और थिंकिंग फास्टर देन बिफोर है ड्यूरिंग फीवर. फीवर का टाइम नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में सोचता है. थॉट्स रैपिड, दिमाग बहुत चलता रहता है. तो आप समझ रहे हैं इसको, मतलब 6 में से
एक डिल्यूजन है। और सब चीज में क्या होता है कि दिमाग जो है, दिमाग, शरीर, हर चीज है ना नॉर्मल से फास्ट चलता है इसका। और आप अगर देखेंगे इस पूरी, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बेलाडोना देखिए, एकोनाइट देखिए, रेस्टॉक्स देखिए, इसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं फीवर के दौरान थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे क्या हो, जैसे इरिटेबिलिटी किसी का बढ़ जाता है, somebody goes to the delirium, somebody has lot of delusions during fever, somebody becomes impatient, somebody goes to mood repulsive, एंगर, ये सब बुखार में होता है, वायलेंस, ये सब बुखार में होता है। मतलब लेकिन इस दवाई में एक डिल्यूजन को छोड़ के और जो चीज़ें हैं, डिल्यूजन एक है वो हम बाद में समझते हैं, जो और जो 5 चीज़ें हैं वो ये होता है कि इट इंडिकेट्स द एक्सेसिव स्पीड ऑफ थॉट एंड रेस्टलेसनेस टू एग्जीक्यूट देम, रेस्टलेसनेस फीवरिस एग्जीक्यूट देम ड्यूरिंग फीवर। मतलब बुखार के दौरान स्पीड ज़्यादा हो जाता है इसका, गुस्सा नहीं ज़्यादा होता है, रिपल्सिवनेस ज़्यादा नहीं होता है, डिलीरियम में नहीं जाता है, वायलेंट में नहीं जाता है, परेशान नहीं करता किसी को, पर इसकी जो स्पीड बढ़ जाता है। दिस मीन्स ये बीमारी के दौरान ये जो बुखार होता है इस दौरान ये परेशान नहीं होता है, क्योंकि परेशान में क्या होता है, जो रिएक्शंस है, यहाँ परेशानी होती है, जैसे सैडनेस हो गया, कोई भी रिएक्शंस है वो परेशानी हो गया, रिएक्टिव हो गया, गुस्सा हो गया, अब्यूजिव हो गया, डिलीरियम हो गया। पर ये क्या करता है, अगर इसकी 5 रूब्रिक देखेंगे, ये नॉर्मल से ज़्यादा इट वर्क्स विथ मोर विगर ड्यूरिंग फीवर। फीवर जब कोई, फीवर का मतलब कोई काम, अगर कोई भी चीज़ आता है थोड़ा सा ज़्यादा, उस टाइम ये और ज़्यादा ताकत में काम करता है। तो अगर आप देखेंगे फीवर का मतलब क्या है, मेटाफोरिकली आप देखेंगे तो दिस इज अ स्टेट ऑफ हाइटेंड और इंटेंस इमोशनल एक्टिविटी, इमोशन और एक्टिविटी, स्टेट ऑफ हाइटेंड और इंटेंस इमोशन और एक्टिविटी, मतलब इसमें इमोशन भी ज़्यादा होता है और साथ में एक्टिविटी भी ज़्यादा होता है, ये फीवर का है। और अगर इस केस को देखेंगे, अगर इमोशन की बात, हाइटेंड इमोशन और एक एक्टिविटी, तो अगर इमोशन की बात इस दवाई के लिए हम करेंगे तो टू माई सरप्राइज वी डोंट हैव एनी इमोशनल रूब्रिक्स इन दिस रेमेडी, लाइक वी डोंट हैव लव, वी डोंट हैव अफेक्शन, we don't have sadness, we don't have grief, we don't have anguish, even it doesn't have any attachment, it doesn't say cheerful. But what you can tell, what is cheerful? To show that you are happy, खुश रहते हो, कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत खुश हो, पर ये क्या आता है, ये बैलेंस रहता है, इसका कोई रिएक्शन है ही नहीं, सो देयर इज नो इमोशन। अगर आप और ये इस कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे ये इतनी कम रूब्रिक में दवाई को कितना समझे, बहुत मुश्किल होता है उस रेमेडी को समझना, उस इंडिविजुअल का समझना जिसमें रूब्रिक्स कम है, क्योंकि रूब्रिक्स मतलब एक्सप्रेशंस, जब एक्सप्रेशन कम हो जाता है इंसान की इंडिविजुअल को समझना बहुत, इसीलिए ये दवाइयाँ कम पाया जाता है। जितनी आपको पॉलीक्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस होता है, तो इनरोड, एंट्री पॉइंट्स, कोर, ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता। पर ऐसी दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ बहुत बढ़िया दवाई होते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है, दे आर वेरी बैलेंस्ड, ये वो नेक इंसान होते हैं, ये परेशान नहीं होते किसी से। आप जितनी दवाइयाँ देखिए, इंक्लूडिंग ओपियम, इंक्लूडिंग आप अगर देखें कैनबिस इंडिका, दे हैव लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में जाते हैं, परेशान होते हैं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। अब आप देखिए ना, इस दवाई में कोई ईगो नहीं है और कोई ये सेल्फिश भी नहीं है। दिस रेमेडी इज नॉट इन द रूब्रिक बिजनेस, नॉर इट हैज एनी एम्बिशन, और मोर टू एड टू दैट इट डजंट स्टे इन द रूब्रिक कंटेंट और ब्लिस और ट्रांस, कुछ नहीं है, मतलब उस स्टेट में भी नहीं जाता है, मतलब नॉर्मल इंसान है, क्योंकि ये चलो ठीक है, ओपीएम है, पहले इंडिफरेंट से वो कंप्लीट कंटेंट में चला जाता है, ये छोड़ दो यार सब कुछ, और पहले क्या फियर होता है, क्या होगा क्या होगा, अब चला जाता है, कैनबिस इंडिका ऊपर ही रहता है, वो कंटेंट ब्लिस ट्रांस में रहता है, नीचे दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसी स्टेट में रहता है, एक बैलेंस स्टेट में रहता है, वहां से बाहर नहीं निकलता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कोई इमोशनल आउटबर्स्ट, रिएक्शन या अटैचमेंट है ही नहीं इसके अंदर।
तो अगर हम इतनी ज़्यादा नहीं रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, एक इंसान को, एक प्लेन इंसान है, बहुत सीधा इंसान है, कोई हिडन एजेंडा, डजंट हैव एनी हिडन एजेंडा, मतलब जैसे जिंदगी आता है वैसे जीता है, कोई डर नहीं है, किसी के लिए कोई हेट्रेड नहीं है, सबके साथ चलना है। आपने देखा इसका, सबके साथ चलता है, किसी के मिस्टेक को रिएक्ट नहीं करता है। आप पूरी की पूरी देखिए ना, जितनी रूब्रिक देखेंगे इस 70 रूब्रिक में, इस केस के अंदर, मतलब इस दवाई के अंदर, ये दर्शाता है कि कितना बढ़िया इंसान है ये। किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है, सबके साथ अच्छा है। इतना दोस्ती है कि भाई दुश्मनी नहीं। हम बोलते हैं कि हमेशा दोस्ती इतना भी मत करो कि कल को इसके साथ जब दुश्मनी हो जाए तो आपको पछताना पड़े, क्योंकि बड़ी, और दुश्मनी भी इतना ना करो तो कि कल को इसके साथ दोस्ती हो जाए तो फिर आपको दुख हो कि यार मैं इसके साथ क्यों इतना दुश्मनी किया। ये इंसान जो है ना, राइट इंसान, बहुत बढ़िया इंसान, ए कूल एंड ए वेरी स्ट्रांग गाय, डजंट गेट परटर्ब्ड, परेशान नहीं होता ये। तो अभी आप सोचें ना, अगर एक इंडिविजुअल से कोई भी काम करता है, वो हमेशा उसका प्रोस एंड कॉन्स देखता है, क्योंकि उसके पीछे एक एजेंडा होता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा, ऐसे करेगा तो मैं प्लान करूंगा। बट पायरोजेनियम ऐसा इंडिविजुअल है, वो सोचता नहीं है, क्योंकि दिमाग के कोई एजेंडा नहीं होता है। तो करना है तो करना है। और क्या होता है, अगर काम में, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, पीछे नहीं देखता है, आगे बढ़ता है, कितना भी कंडीशन खराब हो, कर नहीं पा रहा है तो भी नहीं छोड़ता है। ही परस्यूज विथ लॉट ऑफ विगर, स्ट्रेंथ, जील, जेस्ट, सब कुछ उसके साथ रहता है। इसीलिए एलन ने बहुत बढ़िया लिखा, इंक्रीज्ड ब्यूएंसी ऑफ स्पिरिट्स इन स्पाइट ऑफ वेरी इल। मतलब क्या है, ये ब्यूएंसी समझते हैं। व्हाट इज द ब्यूएंसी? द एबिलिटी टू फ्लोट। मतलब ये, इसको आप दबा नहीं सकते, पानी में डुबा नहीं सकते। कितना भी तकलीफ वाली सिचुएशन आ जाए, ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा ये। और ये ब्यूएंसी की जान है। पूरी पायरोजेनियम का जो है ना, ब्यूएंसी उसकी जान है। मतलब जब ये काम करता है, चाहे कोई भी काम करे, ये काम में चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, ये नीचे नहीं डूबेगा, ये पानी के अंदर नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, उसको फेस करता रहेगा, लड़ता रहेगा। ये इसकी खास, जो आप समझ रहे हैं ना इसको, इसलिए एलन ने स्पेसिफिकली लिखा है। आ रहा है थोड़ा आपको समझ? इसका मतलब ब्यूएंसी इज द फीवर, द वर्क, द एजेंडा, द वर्क व्हाट ही इज डूइंग, जो भी काम कर रहा है उसको। अब ये उस कंडीशन के अंदर जब वो काम करता है अपना स्पीड के साथ, एनर्जी के साथ, ही फील्स वेरी वेल्दी। हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ। वेल्थ में हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बेलाडोना है हमारे पास, फॉस्फोरस है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, कैनबिस इंडिका है हमारे पास, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये डिल्यूजन वेल्थ में हम क्या, वेरेट्रम है हमारे पास। हम लोग क्या बताएं, वेल्थ इज समथिंग विच इज टू बी सोन, कि अगले को दिखाना है, ये देखो मेरे पास ये बड़ा गाड़ी है, ये मेरे पास बड़ा बिल्डिंग है, मैं इतना पढ़ा हूँ, आई एम MD, आई एम PhD, आई एम MS। नो, ये वेल्थ शो करने पर मेरे को लगता है इन्होंने गलत रूब्रिक डाल दिया पायरोजेनियम को। पायरोजेनियम शुड नॉट बी इन वेल्थ, बिकॉज इट डजंट शो, बाहर किसी को दिखाता नहीं है कि मेरे पास आई हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग। वेल्थ में एक आदमी दिखाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास, अगर मेरे को कोई एक मौका दे कि भाई आई शुड पुट अनदर रूब्रिक इन द रिपर्टरी, दैट इज ओनली abundance, only abundance, not delusion, abundance. Because in sulfur we have delusion, abundance, सी हैज एन abundance of everything। उसको महसूस होता है जब वो सी की कंडीशन में जाता है सल्फर, क्योंकि सल्फर को लगता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है। आप समझे, लगता है, खत्म करता है ना तभी से लगता है, पर यहाँ खत्म होने वाली बात नहीं है, ये खत्म होने वाले के स्टेज में ही जाता नहीं है, क्योंकि इसको सल्फर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं अपनी जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए उसको लगता है ऐसा है कि करते 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 जब वो टू द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, टू द स्टेट ऑफ वांट जाता है तो उसको महसूस होता है अभी भी मैं खत्म नहीं हुआ। पर ये इसको लगता ही नहीं है, ये करता जाता है,
ये फील ही नहीं करता है। तो इट इज जस्ट प्योर एबंडेंस। मेरे को लगता है कि भाई पारो जी ने हमको डेल्यूजन वेल्थ से निकाल के एबंडेंस एक रूब्रिक बना के लगाना चाहिए, और उसमें ऑथर की जगह एलन ऐड करना चाहिए, सी एलन। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन सी हैज मेनी आर्म्स एंड लेग्स। सी द ब्यूटी आप देख रहे हो उसको, मतलब क्या, मेनी आर्म्स एंड लेग्स, बहुत सारे। और आर्म्स और लेग्स ये क्या करता है, ये दोनों आपकी ताकत है, आपके दोनों की। अगर हमारे हाथ और पैर काट दिया जाए तो हम तो एक जगह वेजिटेबल हो जाएंगे। तो यही दोनों ही सब कुछ परफॉर्म करते हैं, हमारे हर चीज यही दोनों करते हैं। और इसका मेनी, एक नहीं है, ये उसके अबंडेंस है। आप समझ रहे हो उसको? तो ये अभी, और मतलब सो ब्यूटिफुली इफ यू सी द पैराजेनियम रूब्रिक्स। और ये जो चीज है उसके पास बहुत सारे जो है उसके ऊपर उसके कंट्रोल भी है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कि खाली हाथ पैर है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके कंट्रोल, हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन सी कवर्ड द होल बेड। बेड मतलब जहां जहां उसकी एरिया है, उस एरिया को पूरी की पूरी कवर्ड। आई हैव कंट्रोल ओवर माई आर्म्स एंड लेग्स। ये जो एरिया है बहुत उसको लगता है कि ये मैं मेरे कंट्रोल में मेरे आर्म्स एंड लेग्स है। और साथ साथ में उसके पास एक ये होता है कि ये खाली ये नहीं होता है कवर। और जब मैं ये काम करता हूँ, ये मैं छोटा छोटा नहीं काम करता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है। हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन, ही हिमसेल्फ सीम्स टू लार्ज। मतलब उसको अपने आप को लगता है मैं अभी बहुत बड़ा हूं, छोटा नहीं हूं। अभी ये आप समझ रहे हैं उसको, ही दैट टाइम्स अगर हम देखेंगे वी कैन इन्फर दैट ही हिमसेल्फ इज वेरी पावरफुल एनफ टू परस्यू हिज गोल व्हिच लुक्स अनअचीवेबल टू अदर्स। आप समझिए कि कब आप महसूस करते हो कि मैं अभी एक पैर एक हाथ में आपकी काम चल जाती है, दो पैर दो हाथ में। पर यहां मेनी क्यों सोचता है? मेनी जब सोचता है जब सामने कोई डिफिकल्ट टास्क आएगा, फिर तुरंत उसके हाथ पैर निकल जाते थे। पर भगवान जी हमारे वहाँ हिंदू धर्म में होता है कि भाई 10 हाथ और 10 पैर होता है। वो रावण के भी, शुर का भी होता था कि 10 ये सर होता था, हाथ पैर नहीं होता था। सोच उसकी अलग होती थी। यहाँ हाथ है। अब देखेंगे अगर हम लोगों को, इफ यू गो टू माइथोलॉजी, द गॉड हैज मेनी आर्म्स एंड मेनी लेग्स, बट द डेमन, द रावण, उसमें 10 मुंडी है, सॉरी हेड है। मतलब क्या है, वो 10 तरीके की चीज सोच सकता है, लेकिन करने की ज्यादा क्षमता भगवान के पास होता है, सोचने की क्षमता उसको दे दिया उन्होंने। तो यहां अगर हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है कि ये क्या उसको बोलते हैं, जो डिल्यूजन है, ये ऐसा है कि उसको ये लगता है कि ये अकेला नहीं है, इसके पास मैनी है, बहुत सारा है। तो मैनी के साथ एक्वेंटेंसेस हम जोड़ते हैं। क्यों? उसका ऐसा ये, क्योंकि जब आप एक और रूब्रिक है इसका, अगर खाली मैनी आर्म्स मैनी लेग्स देंगे कि मेरा हो सकता है, आई कैन परफॉर्म, तो एक रूब्रिक हमारे साथ आता है इसके साथ, डिल्यूजन बीइंग डबल, फीवर वुडंट रन अलाइक इन बोथ। फीवर का एक और रूब्रिक मैंने बताया था डिल्यूजन में, जो 5 रूब्रिक थे वो स्ट्रेंथ की था, और एक था ये वाला रूब्रिक है डिल्यूजन बीइंग डबल। यहां कहीं लगता है वो अकेला नहीं, 2 है। एंड फीवर वुडंट रन अलाइक इन बोथ, मतलब दोनों में एक जैसा बुखार नहीं चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जहां कोई टफ कंडीशन से आता है, सामने बहुत ज्यादा रुकावट आता है, ये क्या सोचता है कि सब मेरा ही है। पर वहां क्या होता है कि जो दूसरे उसके साथ है वो कहीं ना कहीं पीछा हो जाते हैं, वो इतना मोटिवेटेड नहीं होते कि स्टेट ऑफ फीवर, स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्टिविटी इसको फेस कर सकते हैं। रादर वो कन्विंस नहीं हो पाते कि ये बंदा भी कर सकता है। इसके अंदर तो वो कन्विंसिंग पावर है, क्योंकि ये तो इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है ना, कोई रिएक्शन नहीं है। सब दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, चाहे उसका भाई क्यों ना हो। तो पर ये जब लोग देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आता है, उनको ये लगता है भैया इतना तो नहीं होना है, उतावला होने नहीं चाहिए यार, इतनी यहाँ फेस करने की, यहाँ से बैकआउट कर देना चाहिए। तो उसको ये लगता है, दिस पर्सन पायरोजेनियम फील्स, कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो वाइटलिटी है, जो विगर है, ये इनके अंदर क्यों नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो उसको? डिल्यूजन बीइंग डबल, फीवर वुडंट रन अलाइक इन बोथ। ये बहुत, यहां से उसको थोड़ा परेशानी होता है। इस टाइम उसको ये लगता है कि भाई मैं जैसे सोचता हूं
ESN यही सोचते हैं। यहाँ से हमारे पास रूब्रिक है, delusion being double, lying on one side he is one person and severe another person when lying on other side। यहाँ से परेशानी होता है कि करवट लो, एक साइड में एक और इंसान है, दूसरी साइड में हो, जबकि पहले क्या सोचता था पूरी बेड मेरे हैं, मेरे ही सब कुछ आर्म्स एंड लेग्स है। अभी जहाँ सिचुएशन टफ आना शुरू हो गया वहाँ ये लगता है कि ये मेरे जैसे नहीं है, थोड़ा सा मेरे से अलग सोचते हैं। यहाँ से उसको दिक्कत आना शुरू हो जाता है। जितना भी बुयांसी हो, लेकिन आज इंसान जब सोचता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो वो उनको साथ लेके चलना चाहता है, उनकी भी एनर्जी यूज करना चाहता है। पर जहाँ उसको दिक्कत आना शुरू हो जाता है और ये उसकी साथ नहीं देते हैं, और क्या होता है बेसिकली साथ नहीं देने वो अलग चीज़ है, पर उसको डिस्करेज भी करना शुरू करता है। अरे भैया ये काम इतना बड़ा टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ से उसको धीरे धीरे परेशानी शुरू हो जाता है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन सी वुड ब्रेक इफ सी ले टू लॉन्ग इन वन पोजिशन। मतलब एक जगह पे अब अगर इस स्टेट में बहुत देर तक पड़ा रहेगा तो टूट जाएगा वो। एलेन ने और एक बहुत अच्छी चीज लिखा है, लाइक आर्निका एंड बैप्टिसिया वी हैव ए फीलिंग इन पायरोजेनियम दैट he feels the bed is too hard. He even explained elaborately a feeling of extreme soreness of the body. The patient feels as if a train of cars has run over him. अब यहाँ ये क्या सोच रहे हैं कि इस बंदे ने ये सोचता है कि मतलब ये खाली मेरी बेड पे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे से नहीं सोच रहे, नहीं बल्कि मेरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ उसको बेड हार्ड लगने लगता है। The bed for this remedy earlier was a position of command among his own people, and now the bed becomes seat of soreness as the command has failed. अभी कोई कमांड लेने के तैयार नहीं होता है। अब यही कंडीशन में वो परेशान हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है और सबकी सोच अलग अलग होता है। और पहले क्या होता था, सब उसके जैसे सोचते थे, वो अपना ही सोचता था कि मेरे ही ये सब लोग हैं। अभी उसको लगता है यार ये अभी मेरे जैसे। अभी यहाँ एक बहुत बढ़िया रूब्रिक उन्होंने लिखा है, डिल्यूजन द हेड वाज ऑन द पिलो बट डिड नॉट नो वेयर द रेस्ट ऑफ बॉडी वाज। सो ब्यूटिफुली ऑल आर सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स। डिल्यूजन द हेड वाज ऑन द पिलो बट डिडंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ द बॉडी वाज। मतलब इसकी जो सर है उसके कंट्रोल में तो है, पर रेस्ट ऑफ द बॉडी, द आर्म्स एंड लेग्स जो ज़्यादा है, जो उसकी बाहियाँ हैं, जो उसकी एक्वेंडेंसेस है, वो कहाँ है उसको नहीं पता है। अब इस टाइम वो टूट जाता है। अब उसको लगता है द बॉडी वॉज डिल्यूजन, बॉडी वॉज स्कैटर्ड। पहले क्या होता है, बॉडी वॉज इन यूनिजन, होल कमांड होल कंट्रोल द बॉडी ऑल ओवर द बेड होता था उसका। अभी हो गया स्कैटर्ड, हो गया अलग अलग हो जाता है। अब ये सबको कोशिश करता है, अरे भाई सुन लो मेरी बात कि हम लोग साथ में रहेंगे तो काम कर लेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई सब उसको मतलब इसको कोशिश करता है कि यार नहीं मेरे साथ आ जाओ, सब काम करेंगे। हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन बॉडी वॉज स्कैटर्ड अबाउट, ही टॉस्ड अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर। मतलब ये देख के उसको लगता है, ये टॉस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज टॉसिंग, अप एंड डाउन। यार कोशिश करता है, एक शांति से नहीं बैठ सकता है, ऊपर नीचे होता है कि भाई किस तरीके से वो टॉस करके सबको इकट्ठे कर ले। इज इट क्लियर? द रूब्रिक इज वेरी नाइस। डिल्यूजन बॉडी वॉज स्कैटर्ड अबाउट, ही टॉस्ड अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर। और पर आपको पता है कि एक आदमी जब इसके जैसे एनर्जी नहीं है उसके अंदर, इसके जैसे मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, तो वो उसके साथ नहीं चलेगा। उस कंडीशन में फिर उसको कहीं ना कहीं फील होना शुरू होता है कि यार मैंने अपने आप को कहीं गलत तो नहीं आंक लिया, मतलब कैलकुलेट तो नहीं करिया। हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन टू द यूरोनियस स्टेट ऑफ हिज बॉडी। यहाँ से परेशान होता है, बड़ा एंग्सियस हो जाता है, ही बिकम्स अनईजी, क्योंकि वो क्राइसिस में पहली बार उसको लगता है कि कुछ करना चाहिए। वहाँ रेस्टलेसनेस, एंग्सियस, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग,
एंड सी हीट एंड फीवर दिस अ डिफरेंट थिंग है. हीट में हाइटेंड एक्टिविटी. एक्चुअली आप अगर फीवर देखेंगे ना, एक होता है ना जोश होता है, जहाँ कुछ बहुत बड़ा आपके सामने एक प्रोजेक्ट आएगा कि मेरे को करना ही है. हीट मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर हो गया, वार्म से थोड़ा ऊपर हो गया कि उस टाइम करना है, जैसे हीट ऑफ द मोमेंट होता है. बट फीवर इज ए प्रोसेस एंड रेस्टलेसनेस फीवर इज है, बहुत ज़्यादा ताकत लेके काम करना शुरू करता है. थोड़ा दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडी. आपको बहुत व्हाट यू कैन टेल सीरियसली समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप अगर देखेंगे ना कि फीवर के दौरान इस दवाई में एक डिल्यूजन तो है, पर कोई डेलीरियम नहीं है. बहुत सारी दवाइयों में डेलीरियम है. अगर आप देखेंगे, यू सी द रेमेडीज, देयर आर सो मेनी फीवर रेमेडीज जिसमें डेलीरियम है. इसमें डेलीरियम नहीं है. इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्यों नहीं है. क्योंकि डेलीरियम का मतलब क्या है, विच इंडिकेट्स दैट, ये इसमें डेलीरियम नहीं है था मतलब क्या, विच इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन नेवर लूजेस हिज माइंड. वो हिलता नहीं है. डेलीरियम में आदमी हिल जाता है, डिरेल हो जाता है, पटरी से हट जाता है. ये फीवर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्टिविटी बट फाइट्स विद द स्टेट नो मैटर व्हाट द स्टेट इज. मतलब ये हिलता नहीं है, ये कोशिश करता है मैं आखिर तक फाइट करूं, छोड़ू नहीं. इसीलिए वो डेलीरियम में नहीं है. डेलीरियम में आदमी हिल जाता है. अब दिस इज द, ये जो हिलता नहीं है और ये क्या करता है, ये फाइट करता रहता है, तो ये स्टेट ऑफ सेप्टिसिमिया है. This is the state of septicemia in pyrogenium. The body has the ability to fight with the infection no matter how deadly it is. आप समझ रहे हैं, इसीलिए वो डेलीरियम में नहीं है. ये कोशिश करता है कि मैं इसको फाइट कर लूँ, ये सेप्टिसिमिया. बट when the body is not able to fight, the natural state of the body should start reacting. जब यहाँ से फाइट करता है, जब नहीं कर पाता है, जब सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होता है, जब उसके एक्वेंटेंसेस उसके साथ नहीं देखता है, जब उसको लगता है कि सब कुछ स्कैटर्ड है, उस कंडीशन में द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी टू स्टार्ट रिएक्टिंग टू द एनवायरनमेंट व्हिच वुड हैव हेल्प्ड द बॉडी टू फाइट विथ मोर विगर. यही हमारी नॉर्मल जो है स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. अगर कहीं हमें दिक्कत हो रहा है, हमें रिएक्ट करना जरूरी है. पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, ये रिएक्ट करता नहीं है. आप समझ रहे हैं, ये जब आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपके पास कैसे आएगा आदमी, नहीं आएगा ना. उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आपको डिस्करेज करके चला जा चुका है और आप आगे कुछ बोल ही नहीं रहे. अब यहाँ ये फिर भी यहाँ नीचे नहीं होता है, ये कोशिश करता है इस स्टेट से मैं कैसे बाहर जाऊंगा इसमें. तो इसमें बहुत बढ़िया बोनिंगसन रिपोर्टर में एक रूब्रिक है, रॉकिंग इम्पल्स टू and rocking ameliorates. It is not rocking desire. Actually, we should add this rubric in our repertory. We have rocking desire. Rocking desire में क्या होता है कि मेरे को कोई रॉक करे. मैं तो ऐसे बैठा हूँ, मेरे को कोई थोड़ा पीछे से एक धक्का दे ताकि मैं रॉक करूँ. पर यहाँ रॉकिंग इम्पल्स, मैं खुद करूँ इम्पल्स, क्योंकि मैं ऐसे स्टेट में फंस गया हूँ कि मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं अंदर से ऐसे कुछ हो ताकि मैं कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से, तो थोड़ी बहुत रॉकिंग में उसको आराम होता है. यही हो सकता है. अगर आप देखेंगे जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था कि इसको जो रेस्टलेसनेस है, ये बैठ नहीं सकता है, तो ये कुछ करने की कोशिश करता है. ही हैज टू मूव हिमसेल्फ. तो यहाँ ये क्या करता है, ये फिर कोशिश करता है. ये जो रॉकिंग हार्ड वाली, ये कोर कोशिश करना है. तो यहाँ बहुत सारा उसने कोशिश करता. तो ही पुट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फाइट द क्राइसिस. कि यार मैं, जबकि उसके पास कोई सपोर्ट बाहर से नहीं है. वो सोचता है कि यार, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए उसको बहुत कोशिश करना पड़ेगा, और वो ये कोशिश करता रहता है, सरेंडर करता नहीं है. नहीं, मेरे को करना है, पर बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलता है. तो ये जो कोशिश में उसको लगता है कि नहीं, ये कोशिश में कामयाब नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बल्कि सपोर्ट सिस्टम उसकी जवाब दे रहे हैं. We have a very good rubric to support this. That is, delusion, nails of toes are flying off. आप समझ में उसको, नेल क्या होता है. अभी the nails are supporting toes. क्या करता है नेल्स? To become stronger. नेल हमारे टोज को सपोर्ट करता है
स्ट्रांग करने के लिए। बहुत सारे काम जो खाली टोज नहीं कर सकता है, नेल के थ्रू हम उसको सपोर्ट देके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इसकी जो कंप्लीट बॉडी की एनर्जी है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि बॉडी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एवरी एनर्जी इज गोइंग टू ड्रेन आउट। अब ये बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई सोल्यूशन, हमारे पास रूब्रिक है रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन बेड, बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। अब ये बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई उसके साथ नहीं आता है, कोई उसके साथ नहीं आता है। अब यहाँ जो होता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम में उसके चला गया, अब यहाँ उसको कंडीशन आ जाता है कि इसको रिएक्ट करना चाहिए और ये कर नहीं रहा है, क्योंकि उसकी नेचर नहीं है, उसकी आदत नहीं है। उसकी कंप्लीट नेचर है कि अपने आप में सब कुछ शांत होकर करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ही नेदर रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट नॉर ही कैन फाइट अलोन टू द सिचुएशन, द क्राइसिस। यहाँ फिर परेशानी होती है, रेस्टलेसनेस विथ सेप्टिसिमिया, घबराहट होती है, परेशान होता है, ये बेचैन हो जाता है सेप्टिसिमिया के साथ। अब सेप्टिसिमिया का एक स्टेट है, सेप्टिसिमिया प्रीसीड्स सेप्सिस, सेप्टिसिमिया सेप्सिस से पहले आता है। इन सेप्टिसिमिया व्हाट हैपेंस, द बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग ब्लड पॉइजनिंग, बट हमारे अगर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, इट विल स्टॉप ट्रिगरिंग टू द लेवल ऑफ सेप्सिस, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छा है तो वो सेप्सिस को रोक सकता है। पर यहाँ कोई इस स्टेट में क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल होता है तो ये रिएक्ट करता है, या तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है कि मेरे साथ चलो, या कहीं ना कहीं एक रिएक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है लोगों से, आओ मुझे मदद करो ताकि हम साथ में इसको फाइट करेंगे। पर ये ऐसे करता नहीं, नेदर ही रिएक्ट नॉर ही रिक्वेस्ट। अब ये लैक ऑफ रिएक्शन जो है इस दवाई की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर कोई और दवाई होता तो वो रिएक्ट कर लेता कि आओ मेरे साथ में काम करते हैं हम लोग, लेकिन ये करता नहीं है। अब यही जगह पे ये गो टू द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनइजीनेस एंड बिकम्स वेरी वरीड, आज तो क्या होने वाला है मेरे साथ, व्हाट वुड हैपन नाउ। अब यहाँ जो परेशानी है ये इसके दिमाग को परेशान करता है। पर इसकी नेचर क्या है पायरोजेनियम का, कि ये रेस्टलेस होने के बावजूद भी ये अपनों को नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि अपने उसके बाहर के नहीं है, भाई नहीं है, ओन ऑर्गन है, मेनी आर्म्स एंड लेग्स है, मेरे अपने पार्ट्स है। तो ये इतनी रेस्टलेस होने के बावजूद भी ये छोड़ता किसी को नहीं है, परेशान हो जाता है लेकिन छोड़ता नहीं। हमारे पास एक डिलीरियम है, इस रूब्रिक है डिलीरियम ऑन क्लोजिंग आइज। अब समझ गए, क्लोजिंग आइज मतलब बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आने देना। तो आंख बंद कर देना मतलब अपनों से दूर हो जाना, अपनों को देख के कोई रिएक्ट नहीं करना है, मतलब दूर हो जाना। तो जैसे ये अपनों से थोड़ी सी दूर अपने आप को, अगर ये दूर कर लेता ना तो चलो यार सब कुछ छोड़ दो, ऐसे वाली बात नहीं है। ये जैसे ही अपनों से खुद को दूर कर देता है, ये गोज इनटू द स्टेट ऑफ डेलीरियम। छोड़ नहीं सकता है, ये रिएक्ट भी नहीं कर सकता है और छोड़ भी नहीं सकता है। तो ये जो बहुत परेशानी वाली स्टेट है पायरोजेनियम का आता है, ही कैनॉट अवॉइड देम एंड ही कैनॉट एस्केप देम फ्रॉम देम। ये जो कंडीशन है स्टेट ऑफ वायलेंट मेंटल एजिटेशन, कि क्या करूं मैं इनकी, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, और स्टिल ही स्टेज विद देम, ही कैनॉट react at the same time he cannot even leave them. This is the state of complete imbalance. यहीं से परेशानी शुरू होता है, यहीं से सेप्सिस शुरू होता है। क्योंकि अगर आप रिएक्ट कर देते हैं तो आप सेप्टिसेमिया में फाइट कर लेते हैं, पर जब आप रिएक्ट नहीं कर पाते और छोड़ भी नहीं पा रहे उनको, उनके साथ भी रहना चाहते हो, यू कैनॉट क्लोज योर आइज। So this is a complete state of imbalance inside the body, where the vital force completely stops working and he goes into state of internal turmoil. अंदर से उसको झुंझलाहट होती है। केंटम बहुत अच्छा लिखा था, when the pulse is extremely high and the temperature not correspondingly high, this remedy will be very useful. On the other hand, when the pulse and temperature are out of rhythm, केंट लिखा था, when the pulse and temperature are out of rhythm, either way this remedy should be considered if the case is of septic origin. इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं from the above statement that though internally he is in very much turmoil, there is that pulse, बहुत
पल्स हाई हो रहा है, बट हिज रिएक्शन आर नॉट हाई एज दे शुड बी। द टेम्परेचर रिएक्शन बाहर वालों को पता चलता है कैसे, जब उसके अरे यार 105 बुखार है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, पल्स ज़्यादा है, बुखार कम है। बाहर रिएक्शन नहीं है, अंदर पल्स ज़्यादा है, रिएक्शन कम है। यहाँ फिर डेलीरियम, क्योंकि ये जो डेलीरियम है पायरोजेनियम का, ये कंप्लीटली इंटरनल, देयर इज नो रिएक्शन। जनरली डेलीरियम में क्या होता है, पर्सन गोज इनटू वायलेंस, क्या कर दिया यार, गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब उसकी नॉर्मल स्टेट से बाहर डिरेल हो जाता है, यू जस्ट गेट आउट, आई डोंट वांट टू सी यू फर्दर, इतना गुस्सा हो जाता है डेलीरियम में। पर यहाँ अंदर होता है, रिएक्शन तो है ही नहीं ना, तो ये अंदर शांत चुप हो जाता है। इट गोज टू द स्टेट ऑफ कंप्लीटली आइसोलेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज द डेलीरियम ऑफ पायरोजेनियम। नो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं, इंटरनल डेलीरियम। ये इसलिए हम बोलते हैं कि डेलीरियम माइल्ड है, सब कुछ इंटरनल, बाहर कुछ रिएक्शन नहीं है। माइल्ड का ऑपोजिट स्ट्रांग होता है, तो वहां रिएक्शन होता है, यहाँ कंप्लीटली इंटरनल हो गया। और जैसे जैसे आप अंदर को कूदते रहते हो, कोई रिएक्शन नहीं होता है, अंदर आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है, तो धीरे धीरे सड़न शुरू होता है। ही रॉट्स फ्रॉम इनसाइड टू द स्टेट ऑफ नॉन एक्सप्रेशन। अंदर बहुत ज्यादा सड़ रहा है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पा रहा है, वो सडन बाहर को नहीं पता चलता है। अब प्लीज ट्राई टू, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। जैसे आप खाना गड़बड़ खाए हैं और पेट के अंदर गैस भर गया है, यू वांट टू फार्ट बट यू कैनॉट फार्ट बिकॉज ऑफ दैट सोशल कंडीशंस। तो क्या होता है, आप सोचो ना, वो फार्ट अंदर है और पूरा गंदगी वाला, तो एक टाइम में आएगा ना, आप अंदर से यार लगेगा क्या यार भरा हुआ है, तो नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा गंदगी वाला। आप उसको बाहर में नाक से भी निकाल नहीं सकते हो, यू कैनॉट पास इट, टेक इट आउट थ्रू इरेक्टेशंस ऑल्सो, क्योंकि बदबू आएगा उसमें से, क्योंकि जो ढकार आता है ना, गंदी खट्टी ढकार आता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करते हैं, अंदर लगते हो, तो अंदर से ना आपको एक बड़ा बुरा फीलिंग होता है। तो हियर ऑल्सो सेम थिंग, एंड इट इज कंप्लीट डेलीरियम। वो तो एक नॉर्मल गैस की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को आपने रोक दिया, बंद कर दिया। तो वो क्या होता है, एक अंदर से ना स्टार्ट डिसलाइकिंग सेल्फ, डेवलप्स हेट्रेड टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ। मतलब अंदर से एक गंदगी, एक घृणा आती है। क्या हो गया, हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक उसके लिए, डिसगस्ट ऑफ हिज ओन बॉडी ऑर्डर। अपने आप बाहर को नहीं दिखाई देता है। सोराइनम इसकी जस्ट ऑपोजिट है। सोराइनम में क्या होता है कि सोराइनम को आदमी, केंट ने लिखा था कि सोराइनम आते ही आप समझ जाएंगे भाई सोराइन बदबू आता है, उसकी मुंह से बास आएगा, उसकी थूक से बास आएगा, उसकी बॉडी से बास आएगा, उसका स्किन से बास आएगा, कपड़े से बास, तो ऑल दस ऑर्डर दे आर वेरी स्टिंकी, फिल्दी। पर यहाँ अलग है, बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा, अंदर से उसको महसूस हो रहा होगा। बाहर का सब ठीक है, क्योंकि अंदर से वो रॉटन है, सड़ा हुआ है, खुद के साथ उसको लगता है क्या यार कहाँ पहुंच गया मैं। अब यहाँ क्या करता है, जब आप इतना डिस्गस्ट, जब आपके साथ खुद को डिस्गस्ट हो जाएगा, जब आप खुद डिस्गस्ट ऑफ ओन बॉडी ऑर्डर सेल्फ, दैट टाइम द इम्यून सिस्टम कंप्लीटली स्टॉप्स वर्किंग एंड इट स्टॉप्स रिलीजिंग केमिकल्स टू फाइट द इन्फेक्शन एंड द पर्सन गोज टू द स्टेट ऑफ सेप्सिस विच इज वेरी डेडली। अगर had he reacted to his brothers, अगर वो अपने भाइयों को बताता, गुस्सा करता, जाओ पैसे लेकर आओ, जाओ, और उनको इन लॉज को फोन करता, भाई उसके पास इतनी पावर था, बुला सकता था, मांग सकता था पैसे, उनसे ले सकता था, ही कुड हैव इन्फ्लुएंस द पुलिस, द पॉलिटिशियंस टू टेक द मनी बैक। बट वो सेल्फिश नहीं है, वो डिक्टेटोरियल नहीं है, वो सिर्फ शांत रहा। ये डिलीरियम माइल्ड, मतलब ये रिएक्ट नहीं करा और ये चुप रहा। अगर ये जो कंडीशन है, क्योंकि वो पूरी की पूरी जब चुप रहा, तो जो एक्सटर्नल टर्मोइल, इसको कुछ दिखता ही नहीं, बाहर कुछ होता ही नहीं है, इंटरनल होता है। इंटरनली ही गोज टू द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनइजीनेस। ये है डिलीरियम विथ सेप्सिस। वी हैव रूब्रिक डिलीरियम विथ सेप्सिस। अब देख रहे हैं, डिलीरियम विथ फीवर नहीं है, डिलीरियम विथ सेप्सिस एंड डिलीरियम माइल्ड, नो रिएक्शन, नो एक्सटर्नल टर्मोइल। he becomes completely exhausted, सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा बॉडी खत्म हो जाता है एंड फील्स नथिंग कैन बी डन। बट उसके अंदर जो एक अंदर से एक झील होता है ना कि भाई मैं
वो ना बुयांट स्टेट है, थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर उठाता है कितना डुबाने के बाद भी, क्योंकि रहता तो है ना। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फॉलोड बाय रेस्टलेसनेस। इतना प्रोस्ट्रेट होने के बाद भी थोड़ी रेस्टलेसनेस रहता है, थोड़ी थोड़ी हलचल होती है, थोड़ी थोड़ी बेचैनी होती है यार कहीं कुछ हो जाए, पर ये होता है कि जितनी हाइटेंड एक्टिविटी वो सब चला जाता है, नहीं हो पाता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होता है। तो क्या करता है वो, जो थोड़ी थोड़ी बेचैनी है उससे अपने आप को बोलता है, वो क्या हो गया यार, क्या हो गया। स्पीच विस्परिंग टू हर सेल्फ लिखा है, हिमसेल्फ लिखा नहीं, क्योंकि एनर्जी लेवल हैज गॉन डाउन टू दैट लेवल दैट ही बिकम वेरी वीक, ही कैन नॉट फाइट, देयर इज नो स्ट्रेंथ। तो स्पीच विस्परिंग टू हर सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ। इन हिमसेल्फ देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ होता नहीं है कुछ भी। अब यहाँ फिर कोई भी आता है उसको पूछता है भाई क्या है, कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई पूछता है तो बोलता है ठीक है, खुद ही नहीं समझ में आता है मैं क्यों ऐसे परेशानी में हूँ, क्योंकि रिएक्शन नहीं है ना उसके अंदर, बस ये रहता है कि यार ये परेशानी है। तो हमारे पास रूब्रिक है, वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक एंड वीपिंग कॉजलेस विदाउट नोइंग व्हाई। क्यों रो रहा है भाई, रिएक्ट कर देता है, नहीं किया, अब छोड़ देता है, छोड़ा नहीं, अब क्यों रो रहा है, फाइट करने की कोशिश कर रहा, मतलब एक अजीब सी स्टेट हो जाता है उसके अंदर। इसके एक फिजिकल में एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है हमारे पास, फीवर इडियोपैथिक। अगर आप देखेंगे ना इसमें एक ही दवाई है, पायरोजेनियम, सो ब्यूटीफुली इन जनरल्स ऑल्सो, इन फीवर ऑल्सो। तो वी हैव, मतलब क्या है, द व्हाट इज इडियोपैथिक, द कॉज ऑफ फीवर इज अननोन। आज मतलब क्या है, ही हिमसेल्फ इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ हिज ब्रेकडाउन, मतलब वो क्यों ऐसे टूटा है उसको नहीं पता चल रहा है। He doesn't have any bad feelings over his near and dear ones, even if they didn't help during the crisis, and at the same time due to his own disgust feeling, he doesn't want any outside interferences. उसको बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी को ये नहीं कि भाई मेरे को मदद कर दो या मैं रिएक्ट कर लूँ, क्यों मदद नहीं कर रहा है, मतलब क्यों मेरे को तकलीफ क्यों है। मतलब इडियोपैथिक मतलब क्या है, उसको क्योंकि रिएक्शन नहीं है, सब कुछ इंटरनल है, सब कुछ अंदर से है, बाहर कुछ भी नहीं है। दैट इज द डेलिरियम ऑफ दिस डिजीज। तो इसलिए फीवर इडियोपैथिक है, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वीपिंग विदाउट नोइंग द कॉज। अब यहाँ जो है एक इस कंडीशन में वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और पूरी की पूरी स्टेट ऑफ प्रोस्ट्रेशन में चले जाता है। कुछ कभी कभार थोड़ी सी हाँ ना कर देता है, लेकिन लाइफ उसके लिए कंप्लीटली क्लोज होता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन नहीं है। हमारे पास एक बहुत, और जो भी बंदा आके उसको समझाता है अरे नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। हमारे पास 2 रूब्रिक है इन माइंड, फियर ऑफ कोल्ड एयर एंड इन जनरल इट इज कोल्ड एयर एग्रेवेट्स। मतलब ये दोनों चीज़ से उसको डर लगता है, भाई कोई नहीं आया मेरे पास जो इस तरह की चीज़ें बोले क्योंकि कॉन्सोलेशन सिंपैथी इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ कहीं इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर कोई देता है तो उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है और उसको अच्छा लगता है इमोशनल नीड के हिसाब से। पर यहाँ कॉन्सोलेशन वाली बात नहीं है, उसको डर लगता है यार मेरे कुछ बोले नहीं कोई चीज़, उसको कोल्ड एयर लगता है उसको। और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, जब बच्चे आते हैं कभी कभार ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वार्म एयर अमेलियोरेट्स, ये जनरल्स में वार्म एयर। तो आप समझ रहे हैं इसको, तो अगर आप पूरी की पूरी केस देखेंगे तो बहुत द क्रक्स बहुत सिंपल है। दिस इज अ वेरी, पायरोजेनियम इज अ वेरी हाई स्पिरिटेड रूब्रिक, हाई स्पिरिटेड इंडिविजुअल, हाई स्पिरिटेड में भी पायरोजेनियम को ऐड करना चाहिए, हु वुड फाइट एनी सिचुएशन विथ लॉट ऑफ चिल ड्यूरिंग क्राइसिस। ये क्रक्स बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समझने। अब ये जरूरी नहीं कि फीवर में है, ये कोई भी कंडीशन में एक बंदा जो सिचुएशन से डरता नहीं है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर वो लड़ने लग जाता है तो वो जो क्राइसिस के टाइम वो पूरी की पूरी जान से काम करता है। और जब ये जो रूब्रिक्स है इसके साथ आप जैसे आपने बताया कि लोकोसिटी फीवर सब बताया एंड इंक्रीज्ड बुयांसी, ये रूब्रिक है, पूरा का पूरा काम करता है। और दैट टाइम ही फील्स नोबडी कैन स्टॉप हिम, ही टेक्स एवरीबडी अलोंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेंशन,
किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता है, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ हिज एक्वेंटेंसेस बैक ऑफ, पीछे चले जाते हैं। उसको लगता है कि यार ये मेरे जैसे, उनके अंदर वो जील नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एंड ही फाइट्स एलोन, अकेला फाइट करता है, फिर भी वो जील नहीं छोड़ता है, टू द लेवल ऑफ प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम के लिए काम करता है विदाउट रिएक्टिंग। इवन प्रोस्ट्रेशन के बाद भी वो अपने एक्वेटेंस को रिएक्ट नहीं करता। तुमने तो मेरी इतना मदद लिया, मैंने तुम्हारी इतना मदद किया, मुझे क्यों नहीं करते हो, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है। और यही नॉन रिएक्टिविटी लीड्स टू कंप्लीट ब्रेकडाउन as he goes to the state of complete submission with a strong dislike of oneself. अपने आप को डिस्गस्ट में ले जाता है, खुद के साथ छोड़ देता है. So this is a small journey of this small, actually I told because for me actually there are, you know, the teachers, the new speakers may add lot of things from this area of understanding. अगर मेरे को पूछे तो मैं जितनी रिपर्टरी वाले हैं, चाहे रडार हो चाहे कंप्लीट हो, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू ऐड दिस रेमेडी इन rubrics like abundance, buoyancy, high spirited, rocking impulse to, and delusion bed is too hard. ये 5 rubric में अभी तक पायरोजेनियम नहीं है. So thank you so much, and if there is any difficulty you can ask me in the comment box. I'll try to respond to your query.